नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल और भले चंगे होंगे। मैं आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आपके महाविद्यालय की प्राध्यापिका डेजी लगा। मेरा इस वीडियो में पढ़ाने का जो कोर्स है वो कोर्स 10 है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, बताई हूँ कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा में किन बच्चों को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है या वैसी शिक्षा है। मैं आप लोगों को आज आगे पढ़ाने से पहले मैं फिर से थोड़ी सी रिवीजन कर दे रही हूँ। क्या वैसी शिक्षा है जो इसमें समूह के सदस्य जो माने जाते हैं, सामान्यतः इस प्रकार के बच्चे जो बहिष्कृत रहते हैं या जिसके साथ भेदभाव किया जाता है, या फिर समाज के मुख्य धाराओं में से इन बच्चों को अलग कर दिया जाता है, इन युवकों को अलग कर दिया जाता है और कुछ प्रवृत्तियों के शिकार भी होते हैं। बच्चों को अलग कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये समावेशी शिक्षा का जो कार्यक्रम है, इन्हीं उपायों के द्वारा इन्हें दूर करना, बच्चों को सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, उन बच्चों को में आत्मविश्वास जागृत करना। क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं अपनी क्षमताओं से, अपने कमियों से जो इनका आकलन किया जाता है और इस बात का विश्लेषण किया जाता है क्या इस प्रकार की शिक्षा अपनाई जानी चाहिए या फिर नहीं, और यदि नहीं तो फिर क्यों अपनाई जानी चाहिए, और यदि हाँ तो क्यों। आखिर इन बच्चों के साथ ही क्यों इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बालक के हित को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा को काफ़ी प्रभावी बनाया गया है। यह समावेशी शिक्षा केवल दृष्टिकोण ही नहीं है बल्कि एक प्रकार का माध्यम है। यह दृष्टिकोण नहीं है बल्कि एक प्रकार का माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे विशेषकर ऐसा माध्यम है जिससे उन लोगों को सीखने में ललक होती है, उन युवकों को, उन विद्यार्थियों को सीखने में काफ़ी ललक होती है, काफ़ी रुचि होती है। वे तमाम अवरोधों के बावजूद अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी पहचान को छिपाना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं चाहे वो युवा हो या विकलांग हो, अक्षम हो या निःशक्त हो, उन्हें सीखने के लिए वे चाहते हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं दी जाए, वे आत्मनिर्भर बन सके, वे शिक्षित हो सके और सामाजिक वातावरण में और विद्यालय वातावरण में लोगों के सामने अपने को एक नागरिक के रूप में प्रस्तुत कर सके। समावेशी शिक्षा उन बच्चों की आवश्यकताएं हैं जो उन बच्चों की योग्यताओं को पर निर्धारित, जो उनकी योग्यताएं हैं, जो उनकी रुचि है। यूँ तो देखा जाए कि सामान्य बालक और जो निःशक्त बालक होती हैं, रुचियों में इसका अंतर नहीं होता है, क्योंकि सामान्य बालक में जो रुचि होती है निःशक्त बालकों में भी रुचि होती है। लेकिन कारण यह होता है कि सामान्य बालक शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं और निःशक्त बालक मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप में अक्षम हो जाते हैं, मतलब कि स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से वे तमाम अपनी कोशिशों के बावजूद कुछ प्रतिशत पीछे रह जाते हैं और कुछ बहुत ही पीछे रह जाते हैं। लेकिन इन बच्चों को यदि सामान्य कक्षाओं में व्यवस्था की जाए, समान अवसर दिया जाए, मनोवैज्ञानिकों का तथ्य है कि इन बच्चों को समान अवसर दिया जाए, इन बच्चों को बिना किसी भेदभाव में विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय में इन्हें दाखिला कराया जाए और इनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो टूल्स है, शिक्षण संबंधी सामग्री है, जो कक्षा का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण है,
उन्हें सारी सामग्री आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाए तो ये अपनी रुचि को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और वे बच्चे अपने लक्ष्य को पहचान सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों की जो रुचि है यही है बच्चों की अवधारणा है। इन बच्चों का जो सीखने की जो कला है यह काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इसको मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि समावेशी शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जिससे बच्चों या आप लोगों, जैसे आप अगर इस समावेशी शिक्षा के बच्चों को लेकर के देखेंगे तो ये बच्चा मतलब कि ये इस प्रकार का जो समावेशी शिक्षा है ये काफ़ी जागृत है। तो बच्चों, समावेशी शिक्षा को जानने के लिए हम लोग अब आगे आज का जो ये है विषय को लेकर के आगे बढ़ाती हूँ कि बच्चों, समावेशी शिक्षा उस समय की मांग है। देखा जाता है कि ऐसा समाज जिसमें बच्चों और युवाओं की शिक्षा दृष्टि सही नहीं है, इसके लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और इसी के बोते वह जीवन की चुनौतियों से जूझने में समक्ष होता है। निश्चितता बच्चों को इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा है ताकि वे अपने विविध प्रतिभाओं को शिक्षा के बल पर परिपूरित करते हुए वे उन बच्चों एवं युवाओं के जीवन को प्रभावित कर सके, उनके लक्ष्यों तक पहुंच सके। बच्चों, पिछली कक्षाओं में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि इसके अर्थ के बारे में बताई हूँ। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा समाज कैसा है। समाज में विभिन्न तरह के परिवेश के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। उनके कुछ इस प्रकार के निःशक्त बच्चे होते हैं जो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ऐसे बच्चों और युवाओं की जो दृष्टि होती है ये बिल्कुल अलग होती है। ऐसे बच्चे समाज को एक अलग ही नज़रियों के साथ देखते हैं। हो सकता है ऐसे बच्चे चाहते हैं समाज के लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दें, समाज के लोग इन्हें सहानुभूति प्रदान करें। तो समावेशी शिक्षा के इसमें हम प्राथमिक लक्ष्य के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को किन प्राथमिक लक्ष्यों के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हैं बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सर्वश्रेष्ठ दिए जाए। मतलब कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों के बीच में प्रतियोगिताएं होती हैं और प्रतियोगिताओं के कारण ये सभी जो बच्चे होते हैं, जो निःशक्त बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों को पीछे रह जाते हैं। वे सभी बच्चों को काफ़ी समस्याएं होती हैं और इन बच्चों को बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए उन बच्चों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाना चाहिए। तो फिर है कि विद्यालय की समुचित सभी बच्चों को समुचित और समृद्ध माहौल में जैसा कि सामान्य बच्चों को समृद्ध माहौल है, वातावरण में मिलता है, उसी प्रकार इन बच्चों को भी समुचित और समृद्ध माहौल मिलना चाहिए। फिर है बच्चों में क्षमताएं विकसित करने में मदद दी जानी चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। जो बच्चे होते हैं वो प्रत्येक बच्चों की, चाहे वो सामान्य बच्चे हों चाहे वो निःशक्त बच्चे हों, इन सभी बच्चों के बराबर होते हैं।
वह है रुचि। मैं बता चुकी हूँ। तो बच्चों में जो योग्यताएं होती हैं, जो उनकी रुचि होती है, वह जिस क्षेत्र में भी जाना चाहे, उन बच्चों को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में उनको मदद की जानी चाहिए। चाहे वो रुचिवर विषय हो जिससे वो आनंदमय दृष्टिकोण से वह बच्चे कार्य करते हैं। इस तरह से इन बच्चों को इस प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि अपनी योग्यता के अनुसार अपने आत्मनिर्भर बन सके। बच्चों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। बच्चों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता दी जानी चाहिए। बच्चों में जो होते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं, उसमें सहायता दी जानी चाहिए ताकि उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़े। फिर इनके इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए बहुत सारे तत्व होते हैं, घटक होते हैं। जैसे कक्षा में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालयी नेतृत्व आवश्यक घटक है, क्योंकि यह आवश्यक है कि शिक्षकों को निःशक्त बच्चों की विशिष्ट जरूरत है के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और उन्हें निःशक्तता को पहचानने के लिए के प्रति सशक्त बनाया जाए। इसके लिए विद्यालय पाठ्यक्रमों को प्रभावी शैक्षिक सेवाओं और सहायक उपकरणों, उम्र के अनुकूल कक्षाएं जो योग्यता के बच्चे होते हैं, बाधा मुक्त माहौल, पड़ोस में स्कूल की उपलब्धता और भागीदारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रावधान शामिल हैं और शामिल किए जाते हैं। निःशक्त बच्चों के अर्थपूर्ण समावेशन के लिए शिक्षकों को चाहिए कि कक्षाओं के प्रति स्थितियों को जो परिस्थिति होती है के अनुरूप उचित कदम उठाए जाए। इस प्रकार से इसमें देखा गया है कि जब विद्यालय पाठ्यक्रम की शुरुआत होती है तो विद्यालय पाठ्यक्रम में बहुत सारे पाठ्यक्रम होते हैं, बहुत सारे उसमें शैक्षिक प्रभाव के साथ सहायक उपकरण तथा उसमें उम्र के अनुकूल उन बच्चों को कक्षाएं दी जानी चाहिए। बाधा मुक्त माहौल होनी चाहिए, पड़ोस में इस रूल की उपलब्धता होनी चाहिए, व्यवसायी प्रशिक्षण दी जानी चाहिए और बच्चों की शारीरिक स्वस्थता के लिए खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए। चुनौतियां तो इसमें बहुत हैं, तो किस प्रकार की चुनौतियां ज़्यादा होती हैं? इसमें हो सकते हैं सामान्य बच्चों के साथ ये बच्चे पढ़ते हैं और उनमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, जैसे बहुत सारी बाधाएं होती हैं, मनोवृत्ति की बाधाएं। जो भावनाएं सामान्य बच्चों की होती है वे भावना भी निःशक्त बच्चों के मन में भी होती है। लेकिन इसमें बाधाएं क्या हैं?
इसमें बाधाएं ये हैं, जो निःशक्त बच्चे होते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जिस वजह से वे सामान्य बच्चों के समान कार्य करने में असफल हो जाते हैं, जिससे उनमें मनोवृत्ति बाधाएं होती हैं। दूसरा हुआ विद्यालय और कार्यस्थल पर प्रणाली में बदलाव करना। विद्यालय और कार्यस्थल जो होते हैं, जो बच्चों में, उसकी प्रणाली में बदलाव नहीं होना और प्रशिक्षित मानव संसाधन जो प्रशिक्षित मानव संसाधनों की जो कमी होती है, नीतियों और कानूनों का निष्प्रभावी क्रियान्वयन होना। फिर है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और भाषा। फिर से मैं बता रही हूँ, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और भाषा विविधता से संबंध के कारण जो कार्यक्रम विकास के लिए अवरोध हो जाते हैं, तो इनमें जागरूकता का अभाव पाया जाता है। तो फंड की कमी, चिन्हित करने के तरीकों का अभाव और आंकड़ों का संकलन का अभाव। कहने का मतलब है कि बच्चों की सुविधाओं के लिए, देख रेख के लिए जो चुनौतियां हैं, जो फंड में जो पैसे होते हैं उसकी कमी, और अगर सही प्रकार से इन बच्चों को चिन्हित नहीं किया जाए तो इन बच्चों में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होगी और आंकड़ों का संग्रहण करने में यदि अभाव हुआ, नहीं सही तरीके से हो सके तो समस्या होगी। बाधा मुक्त विद्यालय भवन बनाने में देखा जाए तो मात्रात्मक और गुणवत्ता देखा जाए तो मात्रात्मक और गुणात्मक विकास की निगरानी का आकलन का अभाव। ठीक है, विकास की निगरानी, तो इस आकलन का अभाव हो जाता है। हालांकि इस दिशा में सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि इस दिशा के अभाव में सरकार ही प्राथमिक करता है, फिर भी गैर सरकारी संगठन और जिससे गैर सरकारी दृष्टिकोण और निजी संस्थाओं में जो समावेशी शिक्षा के प्रसार हो रहे हैं, निजी संगठन खोले गए हैं, समावेशी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश के कई संस्थाओं जिन्हें समन्वित और समावेशी शिक्षा को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करके दिखाया है। समावेशी शिक्षा की धीमी गति के कारण वस्तुतः कई किस्मों की कठिनाइयों का होना। समावेशी शिक्षा की धीमी गति के कारण वस्तुतः कई किस्मों की कठिनाइयों का होना। इसके लिए केंद्र और राज्य को इसके लिए ज़्यादा सुस्पष्ट विचार सामने लाने की आवश्यकता है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन इस बात का प्रकटीकरण करता है कि निःशक्त बच्चों को न सिर्फ समाज की मुख्य धाराओं में लाने की जरूरत है, बल्कि उन्हें समानता और
समानता और गौरवपूर्ण जीने के लिए लायक बनाना सभी संभव है। तो विद्यालय के इसमें सभी विद्यालयों को सुझाव दिए जा सकते हैं कि शिक्षा समावेशी शिक्षा के बहुत सारे सुझाव हैं। तो जैसे हम बताएंगे कि विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए समुचित परिवार की सुविधाएं और परिवहन सुविधाएं सामर्थ्य बनाने वाला माहौल होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में आने जाने के क्रम में इन बच्चों को इस प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए, यानी परिवहन संबंधी सुविधाएं दिया जाना चाहिए और माहौल काफ़ी शांतिमय होना चाहिए और अच्छा स्वच्छ वातावरण का माहौल इन बच्चों के साथ में हो। और माता पिता, जिज्ञासु, शिक्षक और निर्णय लेने वाले और वकील की भूमिका, ये जो सभी हैं उस बच्चे निःशक्त बच्चों के इर्द गिर्द के माहौल में होनी चाहिए। जैसे निःशक्त बच्चों के इर्द गिर्द माहौल में अगर ये होंगे तो बच्चों में कमी की भावनाएं कम होगी। इसमें अंतरक्रियात्मक और मनोरंजन कक्षाएं भी होनी चाहिए। इन बच्चों में अंतरक्रियात्मक और मनोरंजन कक्षाएं भी होनी चाहिए। फिर है शैक्षिक भार कम करने के लिए इनका जो पाठ्यक्रम है जो लचीला होना चाहिए। इन लचीले पाठ्यक्रमों के विकास के लिए अग्रसर करना चाहिए। लैंगिक और सामाजिक विभेदों का उन्मूलन करना चाहिए। समुचित शिक्षण और अध्ययन संबंधी का विकास करना चाहिए। विद्यालय और प्राथमिक शिक्षा में अंतर संबंध स्थापित करना चाहिए। फिर है प्रचुर संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ये सभी करने से सफल समावेशी में बहुत सारे होते हैं। जैसे विद्यार्थी एक दूसरे के विशिष्टता को और क्षमताओं को प्रोत्साहन देना सीखते हैं। जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं वे अपनी विशिष्ट क्षमताओं को और ताकतों को और क्षमताओं को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। छात्रों को एक दूसरे के सहायता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निःशक्त छात्रों प्राकृतिक सहयोगी और प्रोत्साहन को वातावरण में मित्रता को पोषित करना सीखते हैं। समावेश छात्रों को निःशक्त छात्रों के लिए सकारात्मक अभिवृद्धि विकसित करने के लिए मिलता है। आत्म प्रवाह और उपलब्धि की भावना स्वतः उभर कर आती है। छात्र एक दूसरे से सर्वाधिक अच्छे तरीके से सामाजिक व्यवहारों को सीखते हैं। इससे अगर हम समझें तो छात्र आगे का रास्ता जो इसे हम अच्छा से समझें तो आगे का रास्ता में नीति नियंताओं में और प्रमुख एजेंसी के लिए समूह में काम के साथ बौद्धिक काम के साथ में बौद्धिक तरीके अपनाने के साथ में समावेशीकरण सुनिश्चित कराने के समय में विद्यालयों में दाखिला बढ़ाने के समय में सहायक उपकरणों जैसे वाचल संगणक, परीक्षाओं में छूट, परीक्षा प्रणाली में सुधार, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कानून की मजबूती और भरपूर
कानून की मजबूती और भरपूर संसाधनों की उपलब्धता से होकर ही इन सभी क्रियान्वित को करते हुए समावेशी शिक्षा हालांकि कठिन है, लेकिन इससे संभव बनाया जा सकता है। या उसका लिया एफ के अनुसार में कई बार स्पर्श शक्ति, एक मुस्कान, एक सुंदर शब्द, सुनने वाले का कार्य, एक ईमानदार स्वेच्छा अथवा देखभाल की छोटी कोशिशों का कम आकलन करते हैं, जबकि इन सभी में जीवन को बदलने की क्षमताएं हैं। फिर देखा जाए तो इन सभी समावेशी शिक्षा को में बदलने की जो क्षमताएं हैं, लेकिन इस समय में विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार का वातावरण, अच्छा माहौल होना काफ़ी ज़रूरी है। समावेशी विद्यालय वातावरण में हम देखते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से बच्चों को विद्यालय वातावरण में ढाला जाता है, रखा जाता है, क्योंकि शिक्षा जो कक्षा में समावेशी शिक्षा जो कक्षा में जो क्रियान्वयन में शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालय के विद्यालय की आवश्यकता होती है, निःशक्तता को पहचानने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। बहुत सारे चुनौतियां होती हैं जिससे सरकारी और गैर सरकारी संगठन इस शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है और विद्यार्थी एक दूसरे की विशिष्टताओं को और क्षमताओं को प्रोत्साहन देना सीख रही है। ऐसे में समावेशी विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? समावेशी विद्यालय में जो कैसा होना चाहिए? क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा जो से जुड़े प्रावधानों की प्रवृत्तियों यह दर्शाती है कि 1970 से पहले प्रमुख नीतियों का झुकाव पृथक्करण या अलग किए जाने की ओर था। 1980 के दशक में मिशनरियों ने सहानुभूति के आधार पर 1980 दशक में मिशनरियों ने सहानुभूति के आधार पर शारीरिक व मानसिक रूप से चुनौती वाले बच्चों के लिए अलग से विद्यालय शुरू किए। इसके बाद अलग से कार्यशालाओं यानी मॉडल स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों की शुरुआत हुई। केंद्रीय ब्रेल प्रिंसों की शुरुआत हुई। 1990 दशक में सलमांका में हुए विश्व सम्मेलन में हुए इक्यूल्सन शिक्षा के क्षेत्र में जादुई शब्द बन गया। भारत सरकार द्वारा निःशक्त जन विधेयक 1995 में लाया गया, जिसके द्वारा समाज अधिकार संरक्षण और पूर्व सहभागिता के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षा
समन्वित शिक्षा को समाज के सामान्य स्कूल में क्रियान्वित करने का प्रावधान दिया गया। फिर इसके बाद में कहा गया कि जिस प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन अनिवार्य है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन अनिवार्य है और इस परिवर्तन के आधार पर एक सशक्त माध्यम है, इस परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है कि शिक्षा सामाजिक ढांचे में ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता को प्रभावित करती है। सामाजिक ढांचे में एक प्रकार की गतिशीलता को प्रोत्साहित करती है जिससे समाज के विभिन्न भागों में करने की सहायता करती है। भारत की शिक्षा से जुड़ी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन बदलावों में बच्चों के लिए बेहतर और व्यवहारों के रूप में प्रकट हुए हैं। इन बदलावों में बच्चों के लिए बेहतर व्यवहारों में प्रकट हुए हैं, जैसे कि इंक्लूसिव शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, पृथक्करण या अलगाव ना तो शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौती वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। पृथक्करण या अलगाव ना तो शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौती वाले बच्चों के लिए अच्छा है और ना ही सामान्य विद्यार्थियों के लिए। सामाजिक आवश्यकता यह है कि विद्यार्थियों को अन्य दूसरे विद्यार्थियों के साथ कि इंक्लूसिव विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए। ये प्रभावपूर्ण एवं सशक्त शिक्षा शास्त्रीय व्यवहार के द्वारा होते हैं। बच्चों, बहुत सारे सरकार की नीतियाँ इस समावेशी शिक्षा में आई और गई। बहुत सारे शिक्षा नीति में बच्चों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई, लेकिन देखा जाए तो समावेशी शिक्षा में जो बच्चे शामिल हुए, जो इसमें अध्ययन किए, काफ़ी सफलतापूर्वक अपने जीवन तक के लक्ष्य तक पहुँचे। यह सफल भी हुआ, असफल भी कुछ हुआ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में इंक्लूसिव शिक्षा विस्तार पर प्रकाश डाला है और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 और राष्ट्रीय पाठ्यरेखा रूपरेखा 2005 में इंक्लूसिव शिक्षा के विस्तार में प्रकाश डाला और इससे एकजुट उन महत्वपूर्ण राष्ट्रों के लिए आवश्यकता के रूप में देखा गया। शिक्षा में मानक यूके ऑफिस 2003 में इंक्लूजन को मुख्य विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में उन सहपाठियों के साथ शिक्षा में प्रदान किए गए जिसमें यह इंक्लूजन की जो लक्ष्य थे उसे पूरा करने की बात कही गई। क्योंकि इस सहपाठियों के साथ जो शिक्षा प्रदान की गई थी, इस संबंध में महत्वपूर्ण बहुत सारे प्रश्न उठाए गए, जो इस प्रकार से है। क्या जो मुख्य धारा के विद्यालयों में क्या सभी जो विशेष बच्चे होते हैं, आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, उसके अन्य सहपाठियों के साथ जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे हैं। जैसे
पहला है, क्या सभी स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दाखिला देने में असलियत में रुचि प्रकट करते हैं? क्या सभी स्कूल में इस आवश्यकता वाले बच्चों में दाखिला देने के लिए असलियत में रुचि प्रकट करते हैं अथवा मात्र आदेश के पालन की औपचारिकता की चेष्टा है? इसमें प्रत्येक स्कूल वे होते हैं जो सरकारी या फिर गैर सरकारी होते हैं। सरकार के आदेश में जो पालक होते हैं, इसमें निःशक्त बच्चों की होती हैं, नामांकन लेना चाहिए अथवा नहीं। इस सभी विद्यालयों के लिए क्या वे बच्चों के लिए इस प्रकार के पालन करते हैं या नहीं पालन करते हैं, और यदि पालन नहीं करते हैं तो क्यों पालन नहीं करते हैं? आगे प्रश्न है कि क्या स्कूलों वातावरण में यानी विद्यालय के वातावरण में भौतिक एवं भावात्मक ऐसे बच्चों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? मतलब कि इस तरह का जो विद्यालय वातावरण है, भौतिक वातावरण या फिर भावात्मक वातावरण, ऐसे बच्चों को स्वीकार करने के लिए क्या तैयार है अथवा नहीं? क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इंक्लूसिव शैक्षिक वातावरण में स्वयं को पूरी तरह से सहज व सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या तो ये सब जो हैं कि सरकारी, गैर सरकारी और जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो इनका संगठन होता है, इसके लिए प्रश्न है। क्या शिक्षकों ने भावात्मक तौर पर स्वीकार करने की चेष्टा की है? यानी शिक्षक जब विद्यालय के टीचर बन जाते हैं, कक्षा के शिक्षक बन जाते हैं, तो उनके सामने सामान्य और विशिष्ट बच्चों की पहचान सामने रहती है। जो निःशक्त बच्चे रहते हैं उसके सामने रहते हैं। लेकिन क्या यह प्रश्न चिन्ह है कि शिक्षक भावात्मक और उन बच्चों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, सिखाने के लिए तैयार है, उन्हें सहयोग देने के लिए तैयार है या नहीं? क्या शिक्षकों ने सामान्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ उन्हें पढ़ाने के लिए विशेष तकनीकों का प्रशिक्षण लिया है? मतलब कि सामान्य विद्यालयों के साथ निःशक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए जो तकनीक की व्यवस्था की जाती है, जो प्रशिक्षण दी जाती है, क्या वो शिक्षक उस पर प्रशिक्षण लिए हैं या नहीं लिए हैं? कहने से उन बच्चों की जो मानविकता है, मानसिक भावात्मक को सभी समझ सके। क्या विद्यालय के प्रत्येक सदस्य उनके प्रति, किसके प्रति बात कर रहे हैं? निःशक्त बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, सकारात्मक दृष्टिकोण या सहज व्यवहार करने की प्रवृत्तियों का विकास को पाया है? क्या विद्यालय के एकेडमिक स्टाफ के अलावा दूसरे सभी कर्मचारियों का रवैया इस विद्यार्थियों के प्रति आवश्यक है अथवा आवश्यक नहीं है? इन विद्यार्थियों के प्रति आवश्यक है अथवा आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक है तो किस रूप में, और यदि आवश्यक नहीं है तो किस रूप में आवश्यक नहीं है? उन्हें किस प्रकार की आवश्यकता होनी चाहिए? फिर कक्षा में, विद्यालय परिसर में उपलब्ध खेल खेद या फिर उपलब्ध विशेष उपकरण, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को संबोधित करते हैं। क्या विद्यालय के एकेडमिक स्टाफ के अलावा
दूसरे सभी कर्मचारियों का रवैया इन बच्चों के प्रति सकारात्मक है या नहीं। सकारात्मक है तो कैसा सकारात्मक है, और यदि नकारात्मक है तो कैसा नकारात्मक है, तो इन पर चर्चा की जानी चाहिए। फिर क्या सामान्य विद्यार्थियों के अभिभावक में इन बच्चों की ज़रूरत इंक्लूजन के दृष्टिकोण में जागरूकता है या फिर जागरूकता नहीं है। तो इन बच्चों के प्रति कैसा है, तो कहने का तात्पर्य है कि अभिभावक में भी इन बच्चों की जो ज़रूरतों की जो भावनाएं होती हैं वो कितनी हद तक होती है, बच्चे उन ज़रूरतों की भावनाएं कितनी हद तक करते हैं। क्या कहने का मतलब व्यवस्थागत तंत्र जो होते हैं, शिक्षण तकनीक, कक्षा वातावरण, सहायक शिक्षण सामग्री या फिर सहायक शिक्षण सामग्री आकलन प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाना। तो ये सभी जो हैं कक्षा के प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं। अब इन कक्षाओं के प्रश्नों को पूछे जाने से पहले हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ में यह कार्य कर रही है। सबसे पहला है विद्यालयी व्यवस्था में जेंडर, जिसे लैंगिक कहते हैं, और विकलांगता को उसकी आपसी संबंध और विभेद को समझाना। विद्यालय व्यवस्था में जो जेंडर होते हैं, विद्यालय की आपसी सहमति विवेचन में समझाना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उसके संदर्भ में लड़कियों को, विशेषकर पैरों की आसक्त लड़कियों की शारीरिक तथा भावात्मक ज़रूरतें को बताना। अपेक्षित पाठ्यक्रम स्थापित करने के लिए उन्हें मॉडल का चुनाव करना। फिर है पेशेवर मानसिक सेवाओं, विशेष शिक्षा, वाक चिकित्सा, जिसे स्पीच थेरेपी भी कहते हैं, और शारीरिक चिकित्सा रिक्रिएशन थेरेपी, और व्यावसायिक पुनर्वास। फिर से बता रहे हैं, प्राथमिक सेवाएं मानवीय में होती है वाक चिकित्सा, जिसे स्पीच थेरेपी कहते हैं, शारीरिक चिकित्सा रिक्रिएशन थेरेपी, और व्यावसायिक पुनर्वास आदि के बारे में सीखने समझने की तत्परता विकसित करना। सीखने समझाने की तत्परता विकसित करना चाहिए। सीखने और समझाने में तत्परता विकसित करना चाहिए कि तत्परता किस प्रकार से है। जैसे विद्यालय कार्यक्रमों में जब तक हम लोग तत्परता दिखाई देती है, वह एक प्रकार की मानवीयता होती है, जिस भावना के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को सही मार्ग में बताते हैं, सही मार्ग की ओर जाने से ढकेलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यदि वह बच्चा सही मार्ग में रहेगा तो आगे चलकर उन बच्चों में कठिनाई की कमी होगी। तो ये सभी बच्चों के लिए पेशेवर मानवीय सेवाओं, विशेष शिक्षा, वाक चिकित्सा, स्पीच थेरेपी, व्यावसायिक पुनर्वास के बारे में तत्परता, समावेशी शिक्षा में सफलता हेतु विकसित करना। बहुत सारे इसमें हैं, जिसमें है बुनियादी ढांचा सुविधाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, फिर है विद्यालयी पूर्व कार्यक्रम या फिर दृष्टिकोण। समावेशी शिक्षा में इन दृष्टिकोणों के माध्यम में बहुत सारे ध्यान देने वाली बिंदुएं होती हैं,
जैसे इन बिंदुओं में देखा जाए तो सबसे पहले हम बात कहेंगे कि किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, तो इसमें यह आवश्यक है कि विद्यालयों, इमारतों के रंग रूप, कक्षाओं का आकार, शौचालयों के प्रावधान पर ध्यान दिया जाए। शौचालय के प्रावधान पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। फिर रोनाल्ड मैके नामक आर्किटेक्ट ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन की अनुशंसा की है। विद्यालय भवन को यूनिवर्सल डिज़ाइन के आधार पर बनाने का तात्पर्य है कि विभिन्न क्षमताओं वाले बालकों को सुविधाओं उपयोग में लचीलापन होना चाहिए, कम से कम शारीरिक प्रयास और अंततः सौंदर्य की भावना होनी चाहिए, सौंदर्यभूति होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि यदि विद्यालय का इमारत, उसका रंग रूप, उसकी रूपरेखा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो तो फिर कक्षा के वातावरण, आकार प्रकार से विद्यार्थियों को सहज उसमें समावेशन करने में सुविधाएं होगी। शौचालयों का प्रावधान पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो निःशक्त बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए शौचालय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जैसे कक्ष रखता है। कहने का मतलब कि जो भवन होते हैं उसमें यूनिवर्सल डिज़ाइन होनी चाहिए, जिससे तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न क्षमता वाले जो बालक होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षमता वाले जो बालक होते हैं, उनके लिए जो सुविधाएं होती हैं, जो उपयोग में लचीलापन होता है, कम से कम उन बच्चों में शारीरिक प्रयास होनी चाहिए। शारीरिक प्रयास कहने का तात्पर्य है कि उन बच्चों में यदि शारीरिक प्रयास होगा तो वे बच्चे अपने को महत्वपूर्ण तरीके से ढाल पाएंगे और कम से कम उसमें सौंदर्यभूति भी होगी। दरवाजे की चौड़ाई अधिक होनी चाहिए ताकि बच्चों को निकलने आने जाने में सुविधाएं हों। रैंप का प्रावधान हो। ऊपर नीचे का स्तर कम होना चाहिए। जो भी हो वे अलग रंग से नजर आए, जो भी हो, चाहे वो दीवारें हो, दीवारों के बीच में कुछ कलात्मक चीज़ें उभर कर आए तो वो भी अलग रंग से नज़र आने चाहिए। चौक बोर्ड तक ले जाने की सुविधाएं होनी चाहिए। खिड़कियों को आसानी से खोला जाना चाहिए, बंद किया जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उचित प्रकाश का माहौल हो, विभिन्न रंगों का इस्तेमाल हो। शौचालय तक वे बच्चे सहजतापूर्वक पहुंच सके, सरल हो। कमोड की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए और व्यवस्था आवश्यकता अनुसार हो। स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि नुकीली सतहों और समतल सतहों जो चुंधियाने वाली प्रकाश व्यवस्था से बचा जा सके। तो ये तो हो गई बुनियादी ढांचाओं में सुविधाएं, बुनियादी ढांचाओं की जो सुविधाएं होती हैं उस पर। दूसरी बात है कि विद्यालय पूर्व कार्यक्रम, विद्यालय में जो कार्यक्रम होते हैं पूर्व कार्यक्रम किस प्रकार से होने चाहिए। जो विद्यालय में कार्यक्रम किए जाते हैं, प्री स्कूल प्रोग्रामिंग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इसके लिए व्यवस्थाएं हैं कि यह व्यवस्थाएं के अनुसार में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उसकी शुरुआती अवस्था में भी यह पहचान बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुरुआती अवस्था के बच्चों की पहचान बहुत महत्वपूर्ण होती है ताकि उन्हें जिंदगी में चुनौतियों का सामना करने योग्य उन बच्चों को बनाया जा सके। इस विषय पर संवेदनशीलता जो होती है अभिभावकों की, माता पिता एवं अन्य प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2001 के अनुसार ग्रामीण परिवार में 8.4% और शहरी परिवार में
6.1% परिवारों में कम से कम एक विकलांग व्यक्ति मौजूद है। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण परिवार में 8.4% और शहरी परिवार में 6.1% परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति जरूर विकलांग पाए जाते हैं। अतः प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी बालवाड़ी कार्यकर्ताओं में जो संस्थागत अधिकारों का जो प्रशिक्षण होता है वो आवश्यक या अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संसाधनों का जो प्रावधान होता है एवं बच्चे को अपने वातावरण में पहचानने अधिकारियों का अत्यंत आवश्यक होता है कि संसाधन में बच्चे अपने वातावरण को पहचान सके और इसमें सहभागिता दर्ज करा सके। इस स्तर की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं में बच्चे का प्रावधान कराना संभव है। फिर है एटीट्यूड चेंज, दृष्टिकोण में परिवर्तन। चुनौतियां हर प्रकार के बच्चों के लिए होती, लेकिन मैं निःशक्त बच्चों के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यदि चुनौतियां बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सम्मिलित किए जाने संबंधी चाहे कितने भी प्रावधान क्यों न बना लिए जाए, संबंधित किए जाने वाले चाहे कितने भी प्रावधान क्यों न बना लिए जाएं, यदि अध्यापकों एवं विद्यालयों के मौजूद कर्मचारियों का दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मक नहीं है तो इन प्रावधानों की उपस्थिति किसी भी संदर्भ में मायने नहीं रखती। अतः यह आवश्यक है कि विद्यालय व्यवस्था के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, विद्यालय प्रमुख, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जुड़े व्यक्ति, लिपिक, प्रयोगशाला, सहायक कर्मचारी, चौकीदार, जो विद्यालय से बाहर अवकाश में खान पान की वस्तुएं बेचने के लिए जो होते हैं, सभी व्यक्ति के दृष्टिकोण में सकारात्मक अनिवार्य होना चाहिए। फिर है विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन। नामांकन के पश्चात, किसका नामांकन के पश्चात? निःशक्त बच्चों का नामांकन के पश्चात यह आवश्यकता है कि विशेष प्रावधानों की ऐसे प्रावधानों में एहसास कराए। ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उनके आने जाने, उनके रहन सहन, उनके पठन कार्य में उन बच्चों को सुविधाएं प्राप्त हो। तो बच्चों, इन बच्चों को सुविधाएं प्राप्त होने के साथ में यह पता चलता है कि बच्चे को किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है और बच्चे किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे उन बच्चों को समस्या की कमी ना हो। तो इस प्रकार से बच्चों, मैं आप लोगों को बताते हुए आज का यह जो वीडियो है मैं इसे समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को मैं यहाँ बताई हूँ कि किस प्रकार से बच्चों को समस्याएं मिलती है, समस्याएं होती हैं और बच्चे समस्या ग्रसित हो जाते हैं। उनसे निकलने के लिए उन बच्चों को किस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए, उनके लिए विद्यालय खोलने से पहले पूर्व कार्यक्रम करने चाहिए, रूपरेखा बनाना चाहिए, प्री स्कूल प्रोग्राम की तैयारी की जानी चाहिए, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए, जैसे वो विद्यालय में उस बच्चे में जो मान्य रखता है उसी मान्यताओं को पूरी करनी चाहिए और विशेष प्रावधान दिया जाने चाहिए। इन सभी विशेष प्रावधानों में यदि बात की जाए तो निम्नलिखित प्रावधानों की बात की गई है। जैसे इन बच्चों को पुस्तकें दी जाए, स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी के साधन दिए जाने चाहिए, जिसका प्रति वर्ष सत्र 400 रुपये प्रति सत्र कही गई है। फिर वर्दी या फिर ड्रेस कोड होना चाहिए। फिर आने जाने के लिए इससे सुविधाएं 50 रुपये देना चाहिए। फिर नेत्रहीन विद्यालयों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि संबंधी या फिर अन्य पाठ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए 50 रुपये प्रति माह देनी चाहिए। यह सुविधाएं कक्षा 5 से प्रारंभ होती है और शरीर के निचले हिस्सों में इनको जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ये करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो बच्चों, आज मैं इतना ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई हूँ और आगे की कक्षा में मैं पुनः आप लोगों को मिलूंगी
और इसके बाद में आप लोगों को आगे के विषय पाठ को मैं आप लोगों को बताऊंगी। आगे की विषय पाठ बताने का तात्पर्य है कि जो भी अनुशंसाएं और जो भी संस्तुतियां की गई हैं इन बच्चों के लिए, वह संस्तुतियां किस प्रकार से कामगर है और किस प्रकार से सहयोग देती है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो बनाने के साथ में आप लोगों से मैं विदा रहती हूँ। स्वस्थ रहिए, सफल रहिए, कुशल रहिए, अच्छी तरह से पढ़िए और अपना ध्यान दीजिए, अपने परिवारों का ध्यान दीजिए, समाज का ध्यान दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।